नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब सबसे पहले अभी तक हमने दो डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी किए हैं, एक है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड द सेकंड इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। जो बायनोमियल एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने स्टडी किया है वो काय के लिए था? बायनोमियल एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन था डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए। डिस्क्रीट मतलब वो वेरिएबल जो काउंट होता है 1 2 3 4, उसकी वैल्यूज नॉर्मली ऐसी चलती है। अब वेरिएबल कंटिन्यूस भी होता है। कंटिन्यूस यानी ऐसी चीजें जो मेजर होती है, जैसे किसी का भी वॉल्यूम मेजर होता है, किसी की भी हाइट वेट मेजर होती है, तो ये सारे कंटिन्यूस वेरिएबल है। तो कंटिन्यूस वेरिएबल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें से हमें सिलेबस में एक ही है, बहुत सारे होते हैं कंटिन्यूस के लिए, हमें सिलेबस में एक ही है, वो बचे हुए सब पे भारी है, वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। Now, first thing, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन काय के लिए? कंटिन्यूस डेटा के लिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि डिस्क्रीट में x की वैल्यूज इंटीग्रल होती थी, नॉर्मल में जो x की वैल्यूज है ना वो इंटीग्रल यानी कंटिन्यूस में ही इंटीग्रल नहीं होती है। यानी x की में 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 1 के बाद क्या आएगा? तो 1 के बाद 1.01 आएगा। आप बोलोगे, कोई बोलेगा नहीं सर 1.001 आएगा, कोई बोलेगा 1.0001 आएगा। भैया सब सही है, 1 के बाद क्या आएगा ये एग्जैक्टली कोई भी नहीं बता सकता है। इसलिए कंटिन्यूस वेरिएबल में नॉर्मली x की पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू नहीं निकाली जाती है, x की रेंज में वैल्यू निकाली जाती है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे अभी इसके अंदर, प्लीज कॉन्सेंट्रेट वेरी नाइसली। फर्स्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड फॉर विच डेटा? डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस? कंटिन्यूस। इट इज यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस डेटा। अब कंटिन्यूअस डेटा में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कभी भी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन ये है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमेशा प्रोबेबिलिटी रहेगी 0, कोई भी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी नहीं निकाली जा सकती है। तो कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 रहेगी। क्यों ऐसा? क्योंकि जब हम लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये लोग x की वैल्यूज का रेंज देंगे हमेशा। तो प्रोबेबिलिटी फ्रॉम वेयर x लाइज बिटवीन a to b, ऐसा रेंज देंगे। अरे यार b लिखना रहेगा। तो अब ये जो भी रेंज देंगे ना, रेंज की प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी, और रेंज की प्रोबेबिलिटी निकाली जाएंगी आपको। हाउ इज दिस पॉसिबल नाउ? दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। Now, we have not studied integration. So how can they teach you integration if you have not taught? 11th में इंटीग्रेशन था क्या? नहीं, 12th में है। ओके, सर फिर आपको ये छोड़ के वो पढ़ाना पड़ेगा? नहीं, एक मिनट रुक जाओ। इन्होंने भी नहीं दिया होगा सम्स, उसके टाइप के नहीं है। अच्छा, इसीलिए आपको नहीं है वो टाइप के सम्स। ठीक है, वो टाइप के सम्स नहीं, सिर्फ फॉर्मूला बोल के उन्होंने बताया है कि ऐसा होता है। तो इट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b ऑफ वॉट एवर फंक्शन p ऑफ x या f ऑफ x, जो भी फंक्शन होगा, बस इतना दिया है। और आगे एक दो जगह पे बस फॉर्मूले के लिए यूज होगा। सम्स ऐसे टाइप के नहीं है, आपको वो सम्स दूसरे टाइप के जो टेबल से हम लोग डायरेक्ट करने वाले हैं। इसका एक टेबल होता है बायोमेट्रिक का टेबल, Z टेबल जिसको बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। वो Z टेबल की मदद से हम लोग ये करते हैं। कैसे करेंगे मैं बता दूंगा, ठीक है। नाउ फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक फंक्शन है। फंक्शन क्या है? एकदम छोटा सा, ये पॉइंट्स लिखते चलो, हाँ मेरे साथ लिखते चलो। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एकदम छोटा सा फंक्शन है। f ऑफ x बोलो या p ऑफ x बोलो, प्रोबेबिलिटी है तो p ऑफ x बोलो, या इन जनरल फंक्शन को f ऑफ x बोलते तो f ऑफ x। वो फंक्शन है 1 सिग्मा इंटू √2 पाई e के पावर में माइनस ऑफ x माइनस म्यू द होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू वेरियंस सिग्मा स्क्वायर। एकदम छोटा सा फंक्शन है इसका। p ऑफ x बोलो या f ऑफ x बोलो, इट इज 1 सिग्मा √2 पाई e रेज टू माइनस ऑफ x माइनस म्यू द होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2
sigma square, where the value of x lies from infinite to minus infinite. इन्फानेट टू माइनस इन्फानेट और इन्फानेट माइनस इन्फानेट ऐसे पॉइंट रहते हैं जहां तक आप कभी प्रैक्टिकली पहुंच नहीं सकते हैं, इसलिए वो लेस देन ही रहेगा, इक्वल टू नहीं रहेगा. तो फंक्शन है 1 अपॉन सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई रेज़ टू माइनस ऑफ x माइनस म्यू द होल स्क्वायर अपॉन 2 वेरिएंस यानी 2 सिग्मा स्क्वायर. ओके, ये आपको लर्न करना होगा फंक्शन. जी हाँ, ये आपको लर्न करना होगा. ठीक है. अब इस फंक्शन में क्या क्या चीजें हैं, तो भैया पाई क्या है, पाई तो आपको पता है कांस्टेंट है. ई क्या है, ई भी एक कांस्टेंट है, ये भी आपको पता है, मालूम है ना. पाई 3.14 कांस्टेंट है, 14159 आता है एक्चुअली, और ई भी एक कांस्टेंट है. म्यू क्या है, म्यू इज द मीन. सिग्मा क्या है, एसडी मतलब सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन. सिग्मा स्क्वायर इज व्हाट, वेरिएंस. सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सिग्मा स्क्वायर इज द वेरिएंस. बचा हुआ तो सब x तो जो भी दिया रहेगा उसके हिसाब से चेंज होता रहेगा. ठीक है. नाउ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ बाय पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. अब सब नॉर्मली से तो कहा हर बार नॉर्मल लिखूंगा, इट यूज करूंगा मैं. इट इज अ बाय पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. आपको याद नहीं होगा, हमने बायनोमियल में ऐसा लिखा था, x इज सच दैट बायनोमियल ऑफ n कॉमा p. तो मैंने कहा था इसके दो पैरामीटर्स होते हैं n और p, तो इसलिए बायनोमियल भी बाय पैरामीट्रिक था. पॉइजन यूनी पैरामीट्रिक है, उसका एक ही पैरामीटर है और वो है उसका मीन मतलब लैम्बडा. तो उसी तरह नॉर्मल भी बाय पैरामीट्रिक है, इसके दो पैरामीटर्स है और वो दो पैरामीटर्स है मीन कॉमा वेरिएंस. अब आप बोलोगे स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं आया सर, वेरिएंस आ गया मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन आ ही जाता है, वो कोई खास बात नहीं. ठीक है. तो पैरामीटर है मीन कॉमा वेरिएंस, क्योंकि दो पैरामीटर है तो इट इज आल्सो अ बाय पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट, ठीक है. ओके. अब यहाँ पे क्या होता है, अब हर बार है ना ये फॉर्मूला यूज करना. क्या ये आपको नहीं लग रहा है कि ये बहुत लेंदी काम हो जाएगा, फॉर्मूला इतना बड़ा है, टीडीएस हो जाएगा. तो इसको ना सिंप्लीफाई करने के लिए ये लोग बायोमेट्रिक का वेरिएबल लेते हैं z. वी डिफाइन z as बायोमेट्रिक का वेरिएबल. Where the standard definition of z is given as x minus mu upon sigma. Z is x minus mu upon sigma. तो वो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x मतलब p of x था, यानी p of z अगर मैं लिखूं f of z, तो वो हो जाएगा 1 अपॉन सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई रेज टू माइनस ऑफ. अब मुझे बताओ बेटा, क्या ये ऊपर अगर मैं सिर्फ इतने पार्ट को वापस से अरेंज करूं तो क्या मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूं, हाँ या ना? हाँ सर. नहीं, ऐसा भी नहीं, और सिंप्लीफाई करो सर आप. वो e माइनस यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर. क्या ऐसा भी चलेगा? हाँ सर. वो u नहीं है, वो z है. तो अगर ऐसा भी चलेगा तो ये जो ब्रैकेट में x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा है, क्या उसकी वैल्यू हमने अभी अभी ताजा गरम z डिफाइन की है? हाँ सर. ये हो जाएगा
e raised to minus of z का square upon, okay, where x minus mu by sigma denotes z. Z is biometry का constant. Okay. Hello. हाँ सर सर ठीक है, ये हमारे लिए बहुत काम की चीज है क्योंकि हम लोगों को ये जो वैल्यूज ढूंढनी होती है ना, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी जो भी है, वो इन टर्म्स ऑफ z ढूंढनी होती है क्योंकि हमें z का टेबल देते हैं ये लोग और वो z के टेबल से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू इट्स कर्व यानी डायग्राम. अब उसका जो डायग्राम है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से आता है. हाँ, now listen carefully few important points based upon diagram. पहला point, it is symmetrical about the mean. Symmetrical का meaning समझता क्या अब आपको? हाँ सर, दोनों हाँ, सर. साइड इक्वल. जी हाँ, तो it is symmetrical about the mean. मतलब जितना मीन के लेफ्ट में है उतना ही मीन के राइट में. इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द मीन. जितना मीन के लेफ्ट में है उतना ही मीन के राइट में है. द डायग्राम इज सच दैट एक बार वो बढ़ना शुरू हुआ तो बढ़ता जाएगा 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 जाएगा. कब तक? जब तक वो उसकी पीक अटेंड नहीं करता है. जैसे ही वो उसकी पीक यानी टॉप पॉइंट पे अटेंड करेगा फिर कम होना शुरू हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा और फिर बाद में बॉटम जाएगा. बट इट नेवर टचेस द एक्स एक्सिस. वो एक्स एक्सिस के क्लोज 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 और क्लोज जाते जाएगा पर कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा. इज दैट क्लियर? हाँ सर. तो डायग्राम इस तरह से है कि वो एक्स एक्सिस के क्लोज 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 जाते जाता है पर कभी भी प्रैक्टिकली स्पीकिंग एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है. ठीक है. इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द मीन. इट नेवर टचेस द एक्स एक्सिस. और ये डायग्राम ऐसा कभी नहीं होगा ये बढ़ा फिर कम हुआ फिर वापिस थोड़ा बढ़ा फिर वापिस कम हुआ ना, ऐसा कुछ हुआ, ऐसा होगा नहीं. क्यों नहीं? क्योंकि एक बार बढ़ना शुरू हुआ तो मैक्सिमम तक बढ़ेगा और फिर घटना शुरू हुआ तो मैक्सिमम घटेगा. ऐसा अलाउड नहीं. इज दैट क्लियर? सर. हाँ सर. हाँ सर नाउ टोटल एरिया अंडर द कर्व इज 1. टोटल एरिया अंडर द कर्व, तो वो तो इन्फिनाइट रहेगा ना. एरिया इज 1. टोटल एरिया क्यों 1 होता है? जैसा आपको याद है कि डिस्क्रीट वेरिएबल में मैं बोलता था हमेशा सारे प्रोबेबिलिटी की एडिशन 1 आती. हाँ सर. क्योंकि वो पीएमएफ है, ऐसा मैं कुछ तो बोलता था. आप बोलते थे ये पीएमएफ क्या है? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. क्योंकि सारे प्रोबेबिलिटीज की एडिशन 1 आती है. तो उसी तरह वहां पे जो है ना हम लोग एक्चुअली स्पीकिंग, अब आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं हुआ है मेरा तो आपको ज्यादा इजीली और पता था मैं भैया. इंटीग्रेशन का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ना वो एरिया निकालने के लिए, और कंटिन्यूअस डेटा में हमेशा इंटीग्रेशन की ही मदद से प्रोबेबिलिटी आती है, मतलब एरिया के ही मदद से आती है. तो टोटल एरिया मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होंगी और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमेशा किसी भी प्रश्न की क्या होगी? 1 होगी. मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी. मतलब इस फंक्शन का हमेशा अगर इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट जो भी वैल्यू है पी ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स जो भी होगा वो निकाला जाए तो वो हमेशा क्या आएगा बेटा? 1 आएगा. उससे ज्यादा आ ही नहीं सकती क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी होने वाली ही नहीं है. टोटल प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूं मैं. ओके. हाँ सर. अच्छा, अभी मैंने क्या कहा? 2 बातें कही. ये 2 बातों से आपको इंटरप्रेट करते आना चाहिए. आप थोड़े बड़े हो गए आप. मेरा पहला पॉइंट था
कि ये मीन के अबाउट सिमेट्रिकल है और मेरा दूसरा पॉइंट है कि ये इसका एरिया 1 है, तो आप मुझे बताओ टोटल एरिया 1 है और मीन के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो मीन के लेफ्ट में कितना एरिया है, मीन के राइट में कितना एरिया? हाफ हाफ। हाफ हाफ। भाई सीधी बात है ना, कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है उसके पीछे। क्या वो मीन के अबाउट सिमेट्रिकल है? हाँ है। तो भैया x इज लेस देन इक्वल्स टू मीन और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू मीन। कितनी है वैल्यू? 1 1। दोनों का एडिशन 1 है तो ये हाफ हाफ होगा। तो मैंने दोनों पूछा ना, ये दोनों आधी आधी है कह रहे भैया। हाँ हाँ सर। सर तो इधर भी आधा उधर भी आधा। अब सर आपने इतनी सारी जगह बीच में छोड़ दी लास्ट में हाफ लेके, उसका कारण है। अब मैं इसको ऐसा बोलूंगा तो भी चलेगा। अरे वाह क्या जादू हो गए। मैं चाहे लेस देन इक्वल टू म्यू बोलूं या लेस देन म्यू बोलूं, दोनों का मीनिंग सेम है फॉर कंटिन्यूअस डेटा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी अभी आपको एकदम शुरुआत में बताया। क्या बताया? कि कंटिन्यूअस डेटा पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 0 रहेंगी। अब मान लो आपका म्यू 10 है बेटा, तो चाहे आप लेस देन इक्वल टू 10 का आंसर निकालो या लेस देन 10 का निकालो, वो दोनों सेम आएंगे क्या? क्योंकि इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क बस इतना है कि यहाँ 10 पकड़ा N हुआ की है, यहाँ 10 probability। पकड़ा हुआ नहीं है। पर कंटिन्यूअस डेटा को फर्क नहीं पड़ता, आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पकड़ो क्या ना पकड़ो, वो बोलता है मैं वहां तक आ ही जाऊंगा। क्यों ऐसा बोलता है? मुझे एक बात बताओ, जब हम डिस्क्रीट में रहते तो लेस देन 10 मतलब 9 पे जाके रुकना पड़ता, यस और नो? हाँ सर। हाँ सर और जब मैं लेस देन इक्वल टू 10 बोलूं तो आप 10 तक जा पाओगे। लेकिन कंटिन्यूअस में है तो 10 के पहले रुकना मतलब 9.99999999999 पे रुकना मतलब भैया क्यों दिमाग का बधाई कर रहे हो? 10 पे जाके रुको ना, इतने 9999 बोल रहे हो, हमें ही समझ में नहीं आ रहा है बोलना। तो भैया लेस देन इक्वल टू 10 बोलो या लेस देन 10 बोलो, 10 आने ही वाला है। इज दैट क्लियर? हाँ सर कंटिन्यूअस डेटा में इंटीग्रल वैल्यूज नॉर्मली नहीं होती है, तो वहां पे आपको वो पॉइंट आप इंक्लूड करो या मत करो वो खुद से आ ही जाएगा। ये आपके वो दोस्त की तरह है जिसको आप पार्टी पे बुलाओ मत बुलाओ, उसको मालूम है खाना बट रहा है, वो पक्का आ ही जाएगा। ओके? हाँ हाँ सर सर। ऐसा हमारा दोस्त तो याद नहीं बोलना, लेकिन हम खुद ही वैसे है ना? नहीं सर। नहीं, अरे होना चाहिए फिर तो वैसा। मतलब आपका कोई इतना अच्छा दोस्त नहीं है हाँ सर। कि जहां आप बगैर बुलाए जा सकते हो। x इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू लेस, ये समझा? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा किसी को भी? नहीं सर नहीं सर। ओके, यहाँ पे मीन, मीडियन, मोड all are equal and all are equal to its central value mu। ये u दिख रहा है यार, म्यू नहीं दिख रहा है। ऊपर भी u दिख रहा है, ये म्यू है? म्यू है सर। ये म्यू है। ऐसा नीचे तक लिए तो u हो जाएगा, ऊपर ही उसको काट देना। ठीक है, तो यहाँ पे मीन मोड मीडियन सब इक्वल रहेंगे और सब की सब म्यू रहेंगे। क्या इतना नोट कर लिया है? तो मैं आगे बढ़ू। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट, a binomial distribution, sorry, normal distribution is called standard normal distribution if its parameters are such that the mean is 0 and the standard deviation यानी variance is 1 actually. That is, mean must be, mu मतलब mean must be 0 and variance that is sigma square must be 1। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड नॉर्मल बोलेंगे। स्टैंडर्ड जब उसका मीन 0 है और वेरिएंस 1 है।
अगर मीन 0 है और वेरिएंस 1 है तो उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगला हाँ सर। 9th पॉइंट। कितने पॉइंट है ये मत पूछना, बस इतने हैं जितने हमारे नंबर भी नहीं होने वाले आज। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट 9th पॉइंट है। अभी इसके कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इन जनरल क्या होते हैं, और फिर तुरंत डिस्टिंग्विश करके बताता हूं तो आपको लर्न करने को भी इजी जाएंगे। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या है? पहला पॉइंट, हाँ, मीन डिविएशन। यहां फॉर्मूला है मीन डिविएशन का 0.8 इंटू सिग्मा। नेक्स्ट है क्वार्टाइल डिविएशन। पहले तीनों क्वार्टाइल्स बता दें। Q1 लोअर क्वार्टाइल यानी Q1, अपर क्वार्टाइल यानी Q3। वो है म्यू माइनस 0.675 सिग्मा। तीसरा पॉइंट अपर क्वार्टाइल, जो कि होगा Q3, वह है म्यू प्लस 0.675 इंटू सिग्मा। अब मुझे बताइए मीन डिविएशन 0.8 सिग्मा इधर है, इधर जब मैं जाऊंगा तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सिग्मा कितना है? हेलो सर क्या? 1 सर। 1, हाँ। यहाँ पे सिग्मा कितना है स्टैंडर्ड में? अगर वेरिएंस 1 है तो 1। सिग्मा 1 है ना, तो व्हाट सर इज, -1 भी रह सकता है ना? नहीं, स्टैंडर्ड डिविएशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, तो स्टैंडर्ड सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। स्टैंडर्ड डिविएशन यानी वो बताता है कि भाई डिविएशन कितना है, और स्टैंडर्ड डिविएशन का ओरिजिनल फॉर्मूला याद होगा तो वो अंडर रूट ऑफ समथिंग है, और अगर ओरिजिनल फॉर्मूला ही अंडर रूट ऑफ समथिंग है तो उसकी वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं रहती। नहीं ये आएंगे। किया हुआ है। हाँ, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सिग्मा 1 है, सिग्मा 1 है तो 0.8 इंटू 1 कितना आ रहा? 0.8। अगर मुझे लोअर क्वार्टाइल चाहिए, Q1 चाहिए, तो म्यू माइनस 0.675 सिग्मा है। म्यू 0 एंड सिग्मा 1 है तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? -0.675 और ये कितना हो जाएगा? +0.675। तो ये हो गया मीन डिविएशन, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल। अगला पॉइंट क्वार्टाइल डिविएशन। क्वार्टाइल डिविएशन जिसको भैया मीन डिविएशन को एमडी भी बोलते हैं और क्वार्टाइल डिविएशन को क्यूडी भी बोलते हैं डायरेक्ट। तो वो है सिर्फ 0.675 सिग्मा। तो यहाँ पे वो भी 0.675 ही रहेगा फिर भी। नेक्स्ट सर हमको ये नंबर याद रखना है क्या? सब ये जितना मैं जो कुछ भी लिख के दे रहा हूँ सब लर्न करना है, एवरीथिंग विद लर्न। सर ये कैसे? हाँ सर नहीं क्या? मेरे को कैसा तो भी लग रहा है उसको देख के। अभी तो तो मतलब ये निकालने का कोई तरीका नहीं रहता क्या? याद नहीं था तो? नहीं। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा, 2 पॉइंट्स इन्फ्लेक्शन के। अब यहाँ पे म्यू 0 और सिग्मा 1 होने के कारण 0 - 1 यानी -1 एंड 0 + 1 यानी +1। और क्या है? मीन डिविएशन है, क्वार्टाइल डिविएशन है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, और कुछ भूल तो नहीं गया मैं? बस आपकी बुक में है क्या और कोई एक्स्ट्रा पॉइंट? नहीं, देखो इतना तो लिखो आप, मैं देखता हूँ और कुछ है।
नहीं 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 नहीं, और तो कुछ नहीं, बस। हो गया इतना नोट करके? क्या मैं आगे हाँ प्रस्ताव? सर हो नहीं गया। सर नहीं, रुको रुको। सर हमने पहले का क्या हो गया? नए सर कुछ नहीं। अरे हुआ क्या रे भैया? सर आज तक का नहीं हुआ, रुको। अरे हुआ क्या इतना टाइम? हो गया सर। सर हो गया। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ है वो आपने ऑब्जर्व किए होंगे, तो वो बेल शेप की तरह है। बैल नहीं बोल रहा मैं, बेल बेल, घंटी। हाँ सर। तो इसीलिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो कॉल्ड एज बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा नाम आपको नहीं दिया उन्होंने, मैं दे देता। और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेलिंग गॉसियन की पता नहीं परफेक्ट है कि नहीं। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों? क्योंकि वो साइंटिस्ट जिन्होंने इन्वेंट किए थे उनका नाम गॉसियन था, तो इसलिए उसको गॉसियन कर्व यानी गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। लिख लो। सर वो बेल के बाद क्या है? बेल शेप्ड, SHAPED, था। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, अब ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये सिमेट्रिकल होता है अबाउट द मीन। अब जो चीजें आपको स्क्यूनेस बोल के कुछ पढ़ाया मैंने कि नहीं पढ़ाया, कुछ याद नहीं आ रहा। पढ़ाए थे सर आपने। पढ़ाए तूने वो दो लोगों बताया था ना। पावलेज और एक और किसका तो अरे क्या हाँ, सर? स्क्यूनेस स्क्यूनेस। पढ़ाए थे सर। नाउ सिंस, पॉजिटिवली स्क्यूड वगैरह सर मेरे को बिल्कुल याद नहीं है। ठीक है, मेरे को वो स्टेटिस्टिक्स में पढ़ाए थे। स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ एक लाइन ही लगने वाली है उसकी यहाँ पे। सिंस बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये यार बायनोमियल क्यों आ रहा बार बार मेरे दिमाग में? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। Since normal distribution is symmetric about its mean, therefore its skewness is 0. स्क्यूनेस क्या करता है अगर आपको याद होगा तो इन शॉर्ट मेजर करता था स्टैंडर्ड डिविएशन के हिसाब से कि कितना कितना दूर है। तो अगर यहाँ पे सब कुछ सिमेट्रिकल है तो सब कुछ सिमेट्रिकल है, ना तो राइट साइड में वैल्यूज ज्यादा है ना लेफ्ट साइड में ज्यादा है मीन के। स्क्यूनेस क्या करता था आपको याद होगा तो मैंने ऐसे कुछ कर्व बना के बताया था। ये पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा है,
ये नेगेटिवली स्क्यूड डेटा है और ये परफेक्टली सिमेट्रिकल डेटा है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन परफेक्टली सिमेट्रिकल है, जितना राइट में है उतना ही लेफ्ट में है, तो इसीलिए इसका परफेक्ट स्क्यूनेस है, तो स्क्यूनेस 0 है। जो पॉजिटिवली स्क्यूड है उनकी राइट साइड में टेल बड़ी आती है और जो नेगेटिवली स्क्यूड है उनकी लेफ्ट साइड में टेल बड़ी आती है ना। कुर्तोसिस याद है क्या? कुर्तोसिस आप लोगों ने याद नहीं है लेकिन नाम सुना है। नाम हाँ। सुना है क्या? हाँ सर सुना हुआ है। हाँ, पर कुछ याद नहीं है सर। शायद बताए थे हाँ वो याद नहीं है लेकिन सारे नाम सुने हुए। ठीक है, जाने दो। इसका जो कुर्तोसिस होता है ना, उसका फॉर्मूला 3 into सिग्मा रेज़ टू 4 होता है। ठीक है, इन जनरल कुर्तोसिस का फॉर्मूला 3 into सिग्मा रेज़ टू 4 होता है। अब मुझे बताओ स्टैंडर्ड वाले के लिए क्या, स्टैंडर्ड वाले के लिए सिग्मा 1 रहता? हाँ तो 3 आएगा बस। Therefore standard normal distribution, for standard normal distribution sigma is 1, therefore kurtosis is 3. For standard normal distribution sigma is 1, therefore kurtosis is 3. सर ये सब क्या है और आप क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे थ्योरी क्वेश्चन आते हैं। नो पोर्शन ऑफ द कर्व इज बिलो एक्स एक्सिस, पता है, प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, थ्योरेटिकली बट प्रैक्टिकली रेंज इज 6। ठीक है, सिग्मा वो देखेंगे। हाँ ठीक है, सर आज तक को कुछ नहीं समझ रहा। ओके। तो ये बस लिखना है ना, आप समझाने वाले हैं हाँ बाद सर, में। मेरे को मैंने सिर्फ लिखी, एक शब्द नहीं समझा मेरे को। इसमें समझने जैसा कुछ है ही नहीं है, आपको लर्न ही करने हैं। फिगर्स है, मुझे बताओ क्या है, पहले से शुरू करते हैं। इट इज सर तो पूछेंगे क्या, यही नहीं समझा उस पे? कुछ भी फॉर्मूला व्हाट। ठीक है, देखो लाइन से देखो। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन काय में यूज होता है, डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस डेटा? तो कंटिन्यूअस डेटा। कंटिन्यू। ऐसा पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस डेटा? ऑप्शन ए पॉइजन, बी बाइनोमियल, सी नॉर्मल। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस डेटा के लिए यूज होता है। फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यानी कोई भी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मान लो मैंने आपको फंक्शन दिया या नहीं दिया, कुछ भी करूं मैं आपको कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकालने को बोलूं, प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल टू 10, तो भैया अगर वो डेटा कंटिन्यूअस है तो उसकी कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या रहेगी? जीरो। सर फिर अपन क्यों पढ़ रहे हैं, 0 रहेंगे प्रोबेबिलिटी तो? कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग नॉर्मल ये कंटिन्यूअस डेटा में कभी भी कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करने वाले ही नहीं है। ना ही ये लोग ऐसे प्रश्न देंगे कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ढूंढो, वो लोग हमें रेंज देंगे कि x की वैल्यू 5 से लेके 10 तक है, ढूंढो प्रोबेबिलिटी, x की वैल्यू 7 से बड़ी है, ढूंढो प्रोबेबिलिटी, x की वैल्यू -20 से छोटी है, ढूंढो प्रोबेबिलिटी, एंड सो ऑन। और रेंजेस देंगे हम। सर अगर x की प्रोबेबिलिटी 5 से 10 के बीच में रहे तो कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ 5 to 10 ऑफ द गिवन फंक्शन। अब वो कैसे करते रहते वो आप फिलहाल चिंता मत लो, इंटीग्रेशन हमारा नहीं हुआ है, तो हम लोग को एक डायरेक्ट z वाला टेबल का मेथड है, वो हम सीखेंगे, चिंता मत करो। वो अपने को टाइम है सीखने के लिए, प्रेक्षक शायद वो परसों होगा या कल होगा। ठीक है सर आपने वो कौन सा सिंबल ड्रॉ किया दूसरा? क्या? वो हुक जैसा सिंबल कौन सा है? सर वो लंबा एस चपटा हुक। एफ एन वो इंटीग्रेशन। अच्छा, ये जो सिंबल है ये क्या? हाँ सर, उसको अच्छे से ड्रॉ कराना साइड में। इंटीग्रेशन ही है, वो चपटा हुआ ऐसे। अच्छा ये ए टू बी बोल रहे हैं ना, नीचे ए लिखा ऊपर भी, हाँ, वही। वो इंटीग्रेशन का सिंबल है, चपटा एस लिखो, वही है। सर फिर आप उसके आगे f of x d of x लिखे क्यों? अरे यार वो इंटीग्रेशन में वैसे लिखते रहते हैं, आप भी आप चिंता। सर d of x क्या रहता? इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मुझे बताओ डेरिवेटिव लेते समय हम डी डी एक्स लिखते कि नहीं लिखते? हाँ तो वो डी डी एक्स मतलब क्या इंडिकेट करता है कि वी आर टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और कुछ नहीं रहता उसका मीनिंग। हाँ सर। तो वैसे यही है, जब हम डी डी टी लेते तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी हो जाता, डी डी पी लेते तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी हो जाता। तो यहाँ पे भी कुछ उसी प्रकार से सिलसिला चलते जाता है। ओके हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट, a to b f of x dx हो गया। फंक्शन है ये f of x, अभी इसका फंक्शन है 1 सिग्मा अंडर रूट 2 पाई e रेज़ टू माइनस ऑफ x माइनस म्यू द होल स्क्वायर अपॉन 2 वेरिएंस। ये लोग ऐसा कोई तो फंक्शन दे देंगे और उसमें से बोलेंगे ढूंढो इसका मीन और वेरिएंस क्या है। ढूंढो मतलब ये लोग मीन और वेरिएंस की जगह कुछ ना कुछ वैल्यू डाल के देंगे। अब वो
अगर उन्होंने डायरेक्टली इस फॉर्मेट में दिया है तो हम लोग बोलेंगे भैया ओरिजिनल फंक्शन ऐसा रहता, मीन की जगह आपका 4 आया इसलिए मीन 4 है, और सिग्मा की जगह आपका 7 आया इसलिए स्टैंडर्ड डिविएशन 7 है, जो भी आ रहा होगा ऐसा हम बोलेंगे। अगर उन्होंने फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं दिया है, जैसे उन्होंने x माइनस म्यू द होल स्क्वायर बोल के नहीं दिया है, तो हो सकता है वो लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन देंगे, उसको होल स्क्वायर में अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत कभी कभी अपने को भी करना पड़ सकती है। पर इस टाइप का जब फंक्शन अरेंज रहेगा तो उससे अपने को मीन मिलता एंड वेरिएंस मिलता। ओके और हाँ सर। हाँ, और जो फिटिंग करनी रहेंगी वो कहाँ करेंगे? वो फिटिंग यही करेंगे, इसमें मीन और वेरिएंस डालेंगे। सर फिर वो ऊपर जो है वो एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। नहीं, वो सब आपको नहीं कर, आपको जेड वाली दूसरी शॉर्टकट मेथड है, बोल रहा हूँ ना मैं भी, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आप वो सिर्फ ये फंक्शन से मीन और वेरिएंस आइडेंटिफाई करते आना चाहिए बस। ठीक है, हाँ सर। हाँ, यहाँ पे क्या क्या है फॉर्मूला में, पाई यूज हुआ है, ई यूज हुआ है। पाई और ई दोनों कांस्टेंट है, पाई क्या वैल्यू है, ई क्या वैल्यू है, ये हमें पता है। मीन म्यू है, सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन है, और वेरिएंस सिग्मा का स्क्वायर। अब ये बाय पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। क्यों बोलते हैं इसको बाय पैरामीट्रिक? क्योंकि इसके दो पैरामीटर, कौन है दो पैरामीटर? एक है मीन और दूसरा है वेरिएंस। तो इट इज अ बाय पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग द टू पैरामीटर्स एज मीन एंड वेरिएंस। z बायोमेट्रिक का वेरिएबल है, तो z है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। z एक बायोमेट्रिक का वेरिएबल है जिसका वैल्यू है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो भैया z हम लोग x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा को रिप्लेस करने के लिए यूज करते हैं, और एक्चुअली ये जो z का फंक्शन आया ना 1 अपॉन सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई रेज टू माइनस ऑफ z स्क्वायर बाय 2, यही सबसे ज्यादा यूज होगा, क्योंकि हमें एक z टेबल बोल के देते हैं, बायोमेट्रिक का टेबल। वो टेबल से ही हम लोग इसका हर एक प्रोबेबिलिटी ढूंढते हैं, और वो बहुत इजी हो जाता है। आपको लॉग टेबल यूज करते आता क्या? हाँ सर। क्या आपको वो ई रेज टू वाला टेबल यूज करते आता? हाँ। तो टेंशन मत लो, आपको बायोमेट्रिक का टेबल भी यूज करते आ जाएगा, कुछ भी हार्ड नहीं है, दोनों की तरह ही है। हाँ भैया, हाँ चलेंगे ना, 5 मिनट में आ जाओ। तो जैसा बायोमेट्रिक का टेबल है और ये टेबल है ना, बिल्कुल उसी तरह ये टेबल है बायोमेट्रिक का, कभी ई और उसकी तरह, और कुछ भी डिफरेंस। सर एक मिनट ऊपर लो, बोलो। सर ऊपर। हाँ लिया। सर वो बायोमेट्रिक में आपने दो क्यों लिखे एक्स वाला, एक एनपी और एक लैम्डा? क्या आपने वो एक्स सिमिलर टू वाला सिंबल है, उसको 2 बार क्यों किया? मतलब अरे ये रिवीजन के लिए बताया था रे भैया कि बायनोमियल में n, p बोलते थे, और इसमें क्या बोलते, पॉइजन में लैम्डा बोलते थे। तो वैसा ही है यहाँ पे भी, यहाँ पे है मीन कॉमा वेरिएंस, 2 पैरामीटर है, बस वो रिवाइज करने के लिए लिखा था और कुछ नहीं था। ठीक है, बढ़ो आगे। हाँ सर। अच्छा, अब ये कर्व मैंने ड्रॉ करके बताया। कर्व से दिख रहा है कि वो मीन के लेफ्ट में जितना है राइट में भी उतना है, तो इसीलिए उसको कहते हैं सिमेट्रिकल अबाउट द मीन। इट नेवर टचेस द एक्स एक्सिस। कर्व बढ़ता जाएगा, वो पीक तक जाएगा और फिर नीचे आना चालू होगा, तो नीचे आते जाएगा। वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच होने वाला नहीं है। टोटल एरिया कर्व का हमेशा 1 होता है। क्यों? क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है। अब टोटल एरिया कर्व का 1 है, यानी पूरे माइनस इन्फाइनाइट से लेके प्लस इन्फाइनाइट तक जो इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 आएगा। इंटीग्रेशन करना नहीं है, चिंता ना को करो, हमारे बुक में भी नहीं दिया हुआ ऐसा कोई भी सब। अब ये मीन के अबाउट सिमेट्रिकल है, पर टोटल 1 है, मतलब लेफ्ट साइड में आधा, राइट साइड में आधा। मीन के लेफ्ट में आधा, मीन के राइट में आधा। ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल वाले डेटा में मीन, मोड, मीडियन सब इक्वल रहते हैं। नेक्स्ट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड कब बोलेंगे? जब मीन 0 हो जाएगा, वेरिएंस 1 हो जाएगा। तो म्यू 0 और वेरिएंस 1 है तो स्टैंडर्ड बोलते हैं। फिर ये कुछ फॉर्मूले ही आपको लर्न करने पड़ेंगे भैया, कि मीन डिविएशन 0.8 सिग्मा रहता है, क्वार्टाइल डिविएशन 0.675 सिग्मा है। लोअर सर ये टेबल के कैसे क्वेश्चन आते हैं? ये टेबल के क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि ये जो फंक्शन है ऊपर का 1 अपॉन सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई रेज टू माइनस ऑफ म्यू एक्स माइनस म्यू द होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा 2 सिग्मा स्क्वायर, मैं ऐसा फंक्शन आपको दे दूंगा। वो फंक्शन में से आपको मीन समझ में आ जाएगा। मान लो म्यू की जगह पे 6 लिखा हुआ है और सिग्मा की जगह 5 लिखा हुआ है, तो उससे आप कंपेयर करोगे, बोल दोगे इसका मीन 6 है और सिग्मा 5 है। और फिर मैं आपको बोलूंगा भैया ढूंढो इसका लोअर क्वार्टाइल क्या है, तो लोअर क्वार्टाइल है म्यू माइनस 0.675 सिग्मा। वहां पे म्यू की वैल्यू वहां से और सिग्मा की वैल्यू वहां से डालो और आंसर निकालो। मैं बोलूंगा ढूंढो इसका क्वार्टाइल डिवीजन क्या है, तो सिर्फ सिग्मा लगने वाला है वो डालो। या फिर मैं बोलूंगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है,
तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा. ओके, हाँ सर. ठीक है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दूसरे नाम है बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन. बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि उसका शेप बेल की तरह है, और गॉसियन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो साइंटिस्ट गॉसियन ने इन्वेंट किया था. ओके, आगे 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 आगे. सर बेल शेप्ड क्यों बोलते हैं? उसका शेप बेल की तरह है ना, घंटी की तरह है ना. मंदिर में घंटी नहीं देखे क्या? तो उसकी तरह है ना शेप ऑलमोस्ट. अगर आप उसको 3 डायमेंशन में इमेजिन करते हो तो बेल की तरह है. अब उसका स्क्यूनेस 0 है. क्यों स्क्यूनेस 0? भैया स्क्यूनेस मतलब जब मीन मोड मीडियन अलग अलग रहते ना तो उसके फॉर्मूले से निकाला जाता है. आपको याद होगा तो मोड माइनस मीन अपॉन 3 इंटू समथिंग, ऐसा कुछ तो फॉर्मूला था, मुझे भी परफेक्ट याद नहीं है. तो उससे स्क्यूनेस निकाला जाता है. तो स्क्यूनेस अलग तभी हो सकता है जब मीन मोड मीडियन अलग है बेसिकली. तो यहाँ पे मीन मोड मीडियन सब सेम है तो स्क्यूनेस 0 आने वाला है, ये कंफर्म बात है. अब कुर्तोसिस का फॉर्मूला रहता 3 इंटू सिग्मा रेज़ टू 4. तो यहाँ पे स्टैंडर्ड वाले में सिग्मा 1 है, तो इसलिए उसका कुर्तोसिस आ जाएगा 3 इंटू सिग्मा रेज़ टू 1, मतलब 3 इंटू 1 3. ओके, हाँ सर. इतना लर्न कर लो, इतना परफेक्ट करके लाओ. और भी इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो मैं कल लूंगा. कल का टाइमिंग थोड़ा सा चेंज है, मैंने ग्रुप पे ऑलरेडी डाला हुआ. इज दैट फाइन? हाँ सर. हाँ सर. ठीक है, आज के लिए यहीं पे रुकते हैं. मुझे थोड़ा बाहर जाना है, इसलिए 10 मिनट जल्दी छोड़. ओके, हाँ सर, बाय सर. बाय बाय. हाँ सर.